हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। कल का हमारा टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन भारत में हमने मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर सफल आक्रमण के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हमारे देश पर, भारत पर अरब वासियों द्वारा किया गया, 712 से 714 ईस्वी तक 2 वर्ष तक इस आक्रमण के दौरान यहाँ पर क्या परिवर्तन हुए, इस्लाम का किस प्रकार भारत में प्रवेश हुआ और किस प्रकार यहाँ के भारतीय लोगों को, यहाँ के समाज को किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करना पड़ा और उनके सामने क्या ऑप्शंस बचे थे, उस पर हमने चर्चा की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के भारतीयों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया वो जजिया से मुक्त थे और जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उनको गैर मुस्लिम या काफिर कहकर उनसे जजिया वसूला गया। तो भारत में सबसे पहले अगर हम मुस्लिम आक्रमणों को देखते हैं तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए उसका प्रभाव या इस्लाम का भारत में प्रवेश मध्यकाल में, चूँकि मध्यकाल में पूरा हम इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म के अनुयायियों का शासन ही देखते हैं। अरबों के बाद में भारत पर आक्रमण की श्रृंखला निरंतर बनी रही। महमूद गजनवी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर निरंतर आक्रमण किए, सैन्य धावे किए, भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाया। उसके आक्रमणों की विस्तृत रूप से व्याख्या मध्यकालीन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में की है, अपने पुस्तकों में की है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी देश के द्वारा अगर किसी अन्य राष्ट्र पर या अन्य देश पर आक्रमण किया जाता है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मध्यकाल में भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी। भारत की आर्थिक संपन्नता, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बात की है कि भारत की आर्थिक संपन्नता, ऐश्वर्यता ने इन विदेशी आक्रांताओं को भारत में आक्रमण करने की ओर इनका मार्ग प्रशस्त किया या इनको एक तरह से अपनी ओर आकर्षित किया। तो भारत प्रारंभ से ही सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ पर अतुल धन संपदा के भंडार के रूप में हम मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ के लोग धन संपन्न थे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मध्यकाल में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में प्रवेश किया तो कहीं न कहीं कोई व्यापारिक नीति ही इसका जिम्मेदार रही थी। और कालांतर में आगे चलकर जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके पीछे भी भारत की धन संपदा को लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। महमूद गजनवी के उपरांत अगर हम उद्देश्यों में भिन्नता कुछ देखें तो मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण का काल 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा। चूँकि 1206 में अपने दास को वो भारत में एक सूबेदार के रूप में, एक सेनापति के रूप में अपने विजित प्रदेशों का दायित्व सौंप कर वो पुनः लौट जाता है। तो ये जो दोनों आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर रहे, तो इन आक्रमणों और इनके उद्देश्यों में कुछ भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जहां महमूद गजनवी भारत को लूट खसोट करना और इस्लाम का प्रचार करना,
भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाना, ये महमूद के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। वहीं मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर जो आक्रमण के दौरान उसके प्रदेश उसने जीते, उन विजित प्रदेशों पर एक सूबेदार के रूप में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको उन विजित प्रदेशों का दायित्व सौंपकर उसका दायित्व या भार सौंपकर वो पुनः लौट जाता है। तो इस प्रकार भारत पर जो आक्रमण हुए मध्यकाल में, उनके उद्देश्य हमें कुछ भिन्न दिखाई देते हैं और इनका प्रभाव भी भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। सारांश है, जब ये दोनों आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो एक बात तो तय है कि हमारी जो राजनीतिक कमी थी, राजनीतिक एकता की हम में कमी थी, वो कमी स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। क्योंकि यहाँ पर जिन शासकों के पास रक्षा का दायित्व था, उनमें वैमनस्यता, घृणा, आपसी भेद इतना व्यापक था कि ये सामूहिक रूप से एकत्रित होकर इन आक्रांताओं का मुकाबला नहीं कर पाए। मोहम्मद बिन कासिम के प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण के उपरांत भारत में निरंतर आक्रमणों की श्रृंखला जारी रही। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम शासक था जिसने सिंध के देवल प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में जो गजनी का शासक था सुबुक्तगीन, उसके द्वारा किया गया। महमूद गजनवी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद वह जब 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो उसके द्वारा भारत पर 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर निरंतर 17 बार आक्रमण किए। मध्यकालीन इतिहासकार बताते हैं कि उसके आक्रमण इतने भयावह रहे कि उसका परिणाम तत्कालीन समाज को भोगना पड़ा। इस्लाम धर्म की फतह का लिए जब उसने भारत में प्रवेश किया तो भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारतीय जनधन की हानि की और भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाया। हिंदुओं का दृष्टिकोण अपने धर्म के प्रति सदैव व्यापक और विस्तृत रहा है। हमारे तरफ से या हमने कभी किसी का नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाई। जब ये आक्रमण भारत में हुए तो उन आक्रमणों के परिणाम हमें कालांतर में आगे चलकर भुगतने पड़े। और राजनीतिक कमी, जिसकी पॉलिटी अनयूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो राजनीतिक कमी भारत में मध्यकाल में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। अगर ये शासक जिन पर जो दायित्व था रक्षा का, अगर ये यूनिटेबल होते, एक होते, तो इन आक्रमणकारियों को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके परिणाम हमें आगे चलकर भुगतने पड़े। महमूद गजनवी का सबसे भयावह जो आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जो उसके द्वारा गुजरात प्रांत के सोमनाथ जो शिव का मंदिर है उस पर किया गया। सोमनाथ के मंदिर पर उसके भयावह आक्रमण ने महमूद गजनवी को आर्थिक रूप से समृद्ध बना दिया। इतनी भारी लूट जब महमूद गजनवी के द्वारा की गई तो भारत में कुछ वर्षों बाद ही फिर कई सारे आक्रमण जो हुए उनका भी भारतीयों को क्षति या उनकी हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार महमूद गजनवी ने, जिसे बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया है, उसके द्वारा 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक जो आक्रमण हुए उनका प्रभाव भारत को या भारतीयों को उठाना पड़ा। महमूद गजनवी के दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान थे, एक राजकवि फिरदौसी और दूसरा अलबरूनी। अलबरूनी का मुख्य ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज। इससे हमें
तत्कालीन भारत पर जो महमूद के आक्रमण थे उन आक्रमणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और भारत की स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जलवायु, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण था, उस आक्रमण के उद्देश्य मोहम्मद गोरी के आक्रमण से कुछ भिन्न थे। समानता थी, इस्लाम का प्रचार महमूद गजनवी द्वारा भी किया गया और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के द्वारा भी इस्लाम का प्रचार किया गया। जहां महमूद और मोहम्मद गोरी के जो दो आक्रमणकारियों ने जो भारत पर आक्रमण किया, इनके आक्रमणों की तुलना इतिहासकारों ने कुछ इस प्रकार की है कि महमूद का आक्रमण आंधी की तरह था और वो तूफान की तरह लौट गए। लेकिन यही मध्यकालीन इतिहासकार बतलाते हैं कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने की जो लालसा थी वो साम्राज्यवादी लालसा थी। उसने विजित प्रदेशों को अपने अधीन बनाकर और यहाँ पर दास वंश की स्थापना की। आप सभी जानते हैं कि 1206 से 1290 ईस्वी तक जो भारत पर जो हम तुर्क शासन देखते हैं उस या दास वंश की स्थापना देखते हैं, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और पहला जो वंश रहा है वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा है। दूसरा हम खिलजी वंश की बात करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा राजवंश था, खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई। तीसरा जो वंश था वो था तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 ईस्वी में की गई। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक खिलजी वंश भारत में आरूढ़ होता हमें दिखलाई देता है। और जो चौथा वंश था वो था सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक भारत में आरूढ़ रहा, जिसकी स्थापना खिजर खां द्वारा की गई। और जो अंतिम वंश था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम या पांचवा वंश, जिसकी स्थापना 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रही, और लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। इस प्रकार महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के उपरांत भारत में इन 5 जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे, जो जिनका शासन, संपूर्ण शासन 320 वर्ष तक रहा, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, इस संपूर्ण काल को दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। इस 320 वर्ष के काल के दौरान 5 वंशों ने भारत पर अपना शासन जमाए रखा, और 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में एक अफगान शासक जो मुस्लिम अनुयायी था, बाबर, जिसके द्वारा भारत में मुगल वंश स्थापित किया गया। इन वंशों की जानकारी या इन बिंदुओं पर चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए मैंने इन वंशों के बारे में जिक्र किया है। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, उस आक्रमण का उद्देश्य मात्र भारत की धन संपदा को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो इस प्रकार महमूद के आक्रमण ने स्पष्ट रूप से भारतीयों की जो राजनीतिक कमी थी, उस कमी को एक स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर दिया। साथ ही जो भारतीय सेना में जो कमी थी, वो कमी भी स्पष्ट रूप से उजागर हुई। इसके कई प्रभाव पड़े। अपार जनधन की हानि हुई, मंदिरों को लूटा, और यहाँ की जो धन संपदा थी, उस धन संपदा से भारत या भारतीयों को वंचित होना पड़ा। इस प्रकार महमूद का जो आक्रमण था, उस आक्रमण के कई भयावह प्रभाव हमारे भारत पर पड़े, और फिर अगले एक आतत आई जो मोहम्मद गोरी के रूप में भारत में प्रवेश करता है 1175 से लेके 1206 ईस्वी तक, जो उसका आक्रमण का काल रहता है। इस कालखंड के दौरान उसने किन किन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।